हेलो दोस्तों, कैसे हैं। माय नेम इज सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। ओके, आज का टॉपिक क्या है? सिंड्रोम है। ये टॉपिक हाई स्कूल के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंड्रोम कैसे होते हैं, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किसमें होते हैं, इसकी बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? एक नॉर्मल पर्सन के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। एक साधारण व्यक्ति के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगर उस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, या फिर 48 हो जाती है, या फिर 49 हो जाती है, कितनी भी हो सकती है, तो वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता है। वो जनरेशन नॉर्मल नहीं रहती है। वो कैसी हो जाती है? स्पेशल बन जाती है, विशेष जनरेशन बन जाती है, और उसी जनरेशन के लिए सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसे। छोटी सी बात है इसमें। ये हमें आपको पता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। अगर इसके स्थान पर किसी जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाए? 45 हो जाए। क्रोमोसोम्स की संख्या 45 हो जाए, 44 हो जाए, तो क्या वो जनरेशन नॉर्मल रह जाएगी? वो जनरेशन नॉर्मल कभी नहीं रहेगी। उसके अंदर कुछ न कुछ स्पेशल हो जाएगा, कुछ न कुछ विशेष हो जाएगा। बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाएंगे, जिससे उसकी बॉडी में जो लक्षण दिखाई देंगे वो जनरेशन सिंड्रोम कहलाती है। और भी एक शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जब किसी व्यक्ति के अंदर या जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या में विशेष परिवर्तन हो जाता है, या क्रोमोसोम्स की संख्या या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में वो जनरेशन, वो पर्सन कैसा होगा? सिंड्रोम होगा। ये आप समझ गए हैं कि सिंड्रोम कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं। यानी क्रोमोसोम्स के परिवर्तन होने से ही सिंड्रोम प्रोड्यूस होते हैं, सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। ये सिंड्रोम कभी भी अपने समान जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो उनके इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जैसे टेस्टिस की संरचना का छोटा हो जाना, उसके अंदर स्पर्म का ना बनना, इसी तरीके से ओवरी के अंदर ओवा का ना बनना, वेल डेवलप्ड ओवा का ना होना, तो ऐसी कंडीशन में सिंड्रोम कभी भी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आ लाइफ स्टेराइल बने रहते हैं, बांध बने रहते हैं, बांझ बने रहते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के अंदर कमी हो जाने पर ऐसा होता है। लेकिन ये परिवर्तन क्रोमोसोम्स के अंदर केवल 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा ये परिवर्तन होता है 2 प्रकार से, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 यूप्लॉइडी, दूसरा एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर 2 माध्यमों से परिवर्तन होता है, 2 तरीके से परिवर्तन होता है। एक तो यूप्लॉइडी, दूसरा एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या है? यूप्लॉइडी आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर के रूप में होते हैं।
जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे ये एक पेयर बन गया, पेयर के रूप में होते हैं। एप्लॉइडी में क्या होता है, इस एक सेट के अंदर ही क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और ये फिर पेयर नहीं रह जाता है। क्या हो जाता है, इसके स्थान पर एक क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ये कैसा बन जाता है, यस, ट्राइसोमी बन जाता है, टेट्रासोमी बन सकता है, पेंटासोमी बन सकता है। यहां पर गुणसूत्र की संख्या ट्राइसोमी भी हो सकती है, टेट्रासोमी भी हो सकती है, पेंटासोमी भी हो सकती है, हेक्सासोमी भी हो सकती है। यहां पर एक गुणसूत्र के सेट के अंदर गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्रोमोसोम्स के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। और जब ऐसा पेयर किसी जनरेशन के निर्धारण में भाग लेता है तो वो जनरेशन एक नॉर्मल नहीं रह जाती है, वो जनरेशन एक स्पेशल बन जाती है और वही स्पेशल जनरेशन सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंड्रोम कहलाती है। इसी तरीके से दूसरा एनेप्लॉइडी। एनेप्लॉइडी क्या होता है, इसमें किसी गुणसूत्र के एक सेट के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, कई सेटों के अंदर परिवर्तन होता है, एक से अधिक सेटों के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या में कमी आ जाती है या फिर गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। यानी परिवर्तन ये कब होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये परिवर्तन कब होता है, जब गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जब युग्मक जनन की क्रिया होती है, जब गैमीट्स बनते हैं उस समय अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है, तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन के समय गैमीट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्रोमोसोम्स में परिवर्तन आ जाता है और जब ऐसा पेयर जनरेशन के निर्धारण में भाग लेता है तो वो जनरेशन नॉर्मल नहीं रह जाती है। कैसी हो जाती है, वो जनरेशन स्पेशल बन जाती है। उसी स्पेशल जनरेशन के लिए सिंड्रोम कहते हैं। अगर बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो ये कम मात्रा में इस तरीके से क्रोमोसोम्स में परिवर्तन होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया कि सिंड्रोम क्या है, क्रोमोसोम्स की संख्या में कमी हो जाना या बढ़ जाना, जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कैरेक्टर कुछ विशेष हो जाते हैं। विशेष कैरेक्टर होने से वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो कैसा हो जाता है, एक असामान्य हो जाता है और उसी असामान्य के लिए सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं। केवल ये 2 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 ऑटोसोमल सिंड्रोम। ऑटोसोमल सिंड्रोम। दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। ये 2 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, एक तो सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम होते हैं, दूसरे ऑटोसोमल सिंड्रोम होते हैं। ये ऑटोसोमल सिंड्रोम ये भी कई प्रकार का होता है और जो सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सिंड्रोम पढ़ाता हूं जो कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला सिंड्रोम कौन सा होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के विषय में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आज ध्यान दीजिए कि डाउन सिंड्रोम भी जनरेशन एक होती है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने डाउन सिंड्रोम के विषय में बताया था? कौन से साइंटिस्ट थे? लैंगडल। लैंगडल ने सन
1866 में लैंगडल ने 1866 में डाउन सिंड्रोम के विषय में बताया था कि जनरेशन डाउन सिंड्रोम भी होती है, और वो कब होती हैं, कैसे होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। कभी कभी ये क्यों होता है, कैसे होता है। जो 21वां पेयर होता है गुणसूत्र का, जो 21वां पेयर होता है, ये पेयर कैसा बन जाता है, ट्राइसोमिक बन जाता है। जब ये ट्राइसोमिक वाला पेयर जनरेशन के निर्धारण में भाग लेता है तो वहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या 1 बढ़ जाती है, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या पेयर में होती है। यहां से उसके गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। इस पेयर से कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, 23 आते हैं। अब यहां पर पेयर में एक क्रोमोसोम्स तो ज्यादा है, अधिक है, तो क्या होगा, यानी मान लीजिए इसका क्रॉस करा दिया तो क्या होगा, यहां से 23 आ गए और यहां से भी 23 आ गए, तो क्या हुआ, प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है, यहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है, तो कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स की संख्या, 47 हो जाएगी। जब क्रोमोसोम्स का 21वां पेयर ट्राइसोमी वाला होता है और जब ऐसा पेयर जनरेशन के निर्धारण में भाग लेता है तो वहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या 1 बढ़ जाती है। वो पेयर क्रोमोसोम 47 बना देता है। क्यों बना देता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स यहां पर एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है क्रोमोसोम्स यहां पर, जिससे जो जनरेशन उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, डाउन सिंड्रोम वाली होगी। ये स्पेशल जनरेशन होगी, विशेष जनरेशन होगी लैंगडन के अनुसार, और ये जनरेशन 16 to 17 ईयर में इसकी डेथ भी हो जाती है, निश्चित डेफिनिट है, इसकी डेथ 16 से 17 वर्ष के अंदर हो जाती है। लेकिन एक वर्ड लगा हुआ है इसमें भी। कौन सा वर्ड लगा है, कि इस सिंड्रोम में भी 40%, इस सिंड्रोम में भी 40 ईयर तक 8% सिंड्रोम जीवित बने रहते हैं, यानी 40 वर्षों तक डाउन सिंड्रोम भी 8% जीवित बने रहते हैं। विशेष बात क्या होती है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की, कैसे इसे पहचानते हैं हम, कैसे पहचान सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है। उनका जो सिर होता है, हेड होता है, वो राउंडेड होता है, गोलाकार के रूप में होता है। उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। उनका फेस मंगोलों जैसा होता है, इसीलिए इसे मंगोली जड़ता के नाम से भी पहचाना जाता है। ये मंदबुद्धि वाले होते हैं, इनकी आयु कम होती है, ये मूर्ख होते हैं। विशेषता होती है, इनकी जीभ मोटी होती है, इनके कान भी कैसे होते हैं, कुरूप होते हैं। इस तरीके की जो जनरेशन होती है वो डाउन सिंड्रोम क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। और ऐसी जनरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब लमसम लगभग 700 जनरेशन जब जन्म लेती है तो एक जनरेशन उसमें डाउन सिंड्रोम वाली भी होती है। इस तरीके की जो जनरेशन प्रोड्यूस होती हैं वो स्पेशल होती हैं। लेकिन ये जो जनरेशन डाउन सिंड्रोम वाली दिखाई देती है तो उसके अंदर मेल के कैरेक्टर होते हैं, यानी मेल ये जनरेशन दिखाई देती है, मेल के लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। होता क्या है, इनके जो टेस्टिस की संरचना होती है वो छोटी होती है, उसके अंदर स्पर्म का निर्माण कभी नहीं होता है। इसी बदौलत ये डाउन सिंड्रोम अपने समान जनरेशन प्रोड्यूस कभी नहीं कर पाते। ये जनरेशन अपने समान कभी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ये मेल होते हैं, देखने में मेल जैसे दिखाई देते हैं ये। थैंक्स। अगर ये वीडियो जिन स्टूडेंट्स के समझ में आई है तो वो उसे सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें। थैंक यू।